जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के जीएस वाले सेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके बहुत सारे इंडिया लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्किल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना, ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता में सुधार करना और भारत के युवाओं को कौशल एवं विकास का प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जहाँ पास उन्होंने स्किल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम चलाया था, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भारत के युवा हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो रोजगार उत्पन्न कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा भारत के युवाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। देखते हैं, फुटबॉल खेल में गोल रेखा यानी जो गोल पोस्ट है उससे पेनल्टी स्पॉट की दूरी क्या होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मीटर। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो विदेशों में है वो उनमें यार्ड में नापा जाता है, तो ये डिस्टेंस होता है 12 यार्ड। 12 यार्ड को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मीटर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों का कौन सा सही समूह है जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से अधिक भागों पर वनों का आवरण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास लिखा हुआ है जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 50% यानी मोर देन 50% जो है फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट एरिया की बात नहीं हो रही है, फॉरेस्ट कवर है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल और मिज़ोरम। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय। ऑप्शन सी है उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखेंगे तो अगर एरिया वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो बाकी जो स्टेट हैं उनके मुकाबले कहीं अधिक है, मगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला और मिज़ोरम ये ऐसे स्टेट हैं जिनके 50% से अधिक ज्योग्राफिकल एरिया पर फॉरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल और मिज़ोरम। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार द्वारा घोषित रामसर साइट नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि रामसर साइट नहीं है, नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कई बार ये नहीं छूट जाता है। ऑप्शन है छरी डांड, सुंदरबन, रेणुका झील या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये तीनों जो हैं रामसर साइट हैं। छरी डांड जो है गुजरात में है, सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में है और रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील के बारे में बताएं तो ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। भारत में रक्षा उद्योग में सरकारी मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति की सीमा वर्तमान में कितनी है। ऑप्शन है 100%, 74%, 51% और 26%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100%। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने इसकी जो लिमिट है 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एफडीआई है यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अब डिफेंस सेक्टर में 100% कर दी गई है, पहले ये थी 74%। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होगा, भारत के इतिहास में कोई तीसरी बार राष्ट्रपति चुना नहीं गया है, और चौथा है राष्ट्रपति अपना त्याग प्रधानमंत्री को देता है। ऑप्शंस हैं केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1 व 3। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शंस का। राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्ष का होता है, ये सही है।
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जो नया इलेक्शन होगा वो पूरे टर्म के लिए होगा, यानी 5 वर्ष के लिए, फुल टर्म के लिए राष्ट्रपति इलेक्शन होगा। कोई भी जब बाई इलेक्शन होता है तो वो रिमेनिंग टर्म यानी जो भी टाइम बचा है 5 साल में उसके लिए नहीं होता, ये टोटल 5 वर्षों के लिए होता है। तीसरा ऑप्शन है भारत के इतिहास में कोई तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। ये स्टेटमेंट सही है। अभी तक पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार चुने गए थे, उसके बाद कोई भी डबल टर्म के लिए अभी तक चुना नहीं गया है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देता है। ये स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति अपना त्याग जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना त्यागपत्र जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 व 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खेल संगठनों, एसोसिएशन या और फेडरेशन एवं उनके स्थापना वर्ष का सही संयोजन चुनिए। पहला दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 1894, फेडरेशन डी इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल 1947। तो इनका ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 2 4, केवल 1 2 3 सही, सभी 1 2 3 4 सही, केवल 2 व 4 सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बस चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोर्स ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र पाल। हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, उनकी बुक जो है थोड़े से डिफरेंट टाइटल के साथ आई है, पर पीएससी ने अभी मॉडल आंसर में इन्हीं को माना है। देखते हैं फाइनल आंसर में क्या लेते हैं वो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति एवं गायन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पे है, जोर दीजिएगा, नहीं इनकरेक्ट पे। क्या इनकरेक्ट आपको बताना है। तो ऑप्शन है जब एक ही कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाते हैं तो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया बजाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाना चाहिए। ऑप्शन बी है जब राष्ट्रीय गान का सरकारी संस्करण लगभग 3 मिनट 10 सेकंड लंबा गाया या बजाया जाता है तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान करना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन, ध्वजारोहण समारोह या संबोधन के समय राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहां पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया या बजाया जाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रगान जन गण मन लगभग 3 मिनट 10 सेकंड गाया या बजाया जाता है और जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन, ध्वज समारोह, संबोधन के समय राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में सम्मिलित 193 देशों के मानव विकास सूचकांकों के आधार पर निम्नलिखित समूहों में किस समूह के अंतर्गत देशों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है उच्च मानव विकास, अत्यधिक उच्च मानव विकास, निम्न मानव विकास, मध्यम मानव विकास। तो ऐसे सदस्यों की संख्या बतानी है जिनमें विकास का आधार किस प्रकार का है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अत्यधिक उच्च मानव विकास, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वादों को सही काल अनुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला है गोलकनाथवाद,
दूसरा केशवनंद भारतीवाद, तीसरा शंकरी प्रसादवाद, चौथा मिनर्वा मिल्सवाद और पांचवा है सज्जन सिंह वाद। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहले कौन सा हुआ है, तो दिया है 5 3 1 4 2, 3 1 5 2 4, 1 3 5 2 4, 3 5 1 2 4। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा केस पहले हुआ है, कौन सा केस बाद में हुआ है, हमें इसको लेकर जमाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे गोलकनाथ जो केस हुआ है 1967 में हुआ है, केशवनंद भारती केस 1973 में हुआ है, शंकरी प्रसाद केस जो है 1951 में हुआ है, मिनर्वा मिल केस जो है 1980 में हुआ है और सज्जन सिंह केस जो है 1965 में हुआ है। सबसे पहले जो है शंकरी प्रसाद केस हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सज्जन सिंह केस हुआ है, तो 3 के बाद ऑप्शन 5 आएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। और देख लेते हैं आगे फिर कौन सा केस आता है, तो गोलकनाथ केस तीसरे नंबर पे आएगा यानी पहला नंबर। उसके बाद केशवनंद भारती केस आएगा यानी दूसरा नंबर और लास्ट में आएगा मिनर्वा मिल केस, तो चौथा नंबर में। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट या डॉक्ट्रिन जो है प्रिएम्बल के डॉक्ट्रिन है उससे रिलेटेड केस हुए हैं। तो इनमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो हिस्टोरिक डिसीजन आए हैं उन्हीं को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे यूजीसी नेट जो 2025 में कंडक्ट किए गए हैं सेम टू सेम उठा के सीजीपीएससी वालों ने डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो यूजीसी नेट 2025 के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, एक आध ऑप्शन का डिफरेंस मिलेगा, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित होंगे? एशियन गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन। ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया और डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। सितंबर 19 से अक्टूबर 4 तक जो एशियन गेम्स है जापान के आईची और नगोया में कंडक्ट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन है डायफ्राम, बी श्वास नली, सी ग्रास नली, डी फेफड़े। इंग्लिश में मैं इसका ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन है ये डायफ्राम, बी ट्रैकिया, सी ऑसिफेगस और डी लंग्स। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मगर अभी पीएससी ने अपने मॉडल आंसर में डायफ्राम लिया है। आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक रिफ़र कर सकते हैं, वहाँ पास पर एक लेवल डायग्राम मिल जाएगा जहाँ पास आप देखेंगे कि जो डायफ्राम है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है और वहीं ओसियोफेगस जो है फूड पाइप के रूप में काम करती है। बट अभी पीएससी ने मॉडल आंसर में इसको आंसर लिया है डायफ्राम। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी ओसियोफेगस। देखते हैं फाइनल आंसर में क्या आंसर लेता है पीएससी। अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1890, 1891, 1893 और 1894। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1893। ये MPSI में भी आया हुआ है, इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। MPSI 2026 जनवरी में कंडक्ट हुआ था। सेम क्वेश्चन आया हुआ था, काशी प्रचारणी सभा के बारे में पूछा गया था। विक्टोरिया कॉलेज वाराणसी में इसकी जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छे तरीके से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम, बैच ओनली प्रोसेसिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। ये विश्व कृषि जनगणना के एक भाग के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में 5 वर्षीय कृषि जनगणना किस वर्ष की जा रही है? ऑप्शन है 1950-51, 60-61, 70-71, 90-91। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1970-71।
1970-71 के दौर में जो है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जन्मदाता हैं वो हैं स्वामीनाथन। उन्हीं के द्वारा जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है भारत में लाए गए थे और जिसका सबसे ज़्यादा असर आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और तभी से जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है हर 5 वर्ष में जो है कृषि जनगणना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में किस में ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। इंग्लिश में आप देखेंगे आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मीन्स जो समुद्र के द्वारा वेव्स आते हैं उसके द्वारा एनर्जी जनरेट की जा रही है। ऑप्शन है गोवा तट, कोंकण तट, खंबात की खाड़ी, केरल तट। इंग्लिश में आप देखेंगे ऑप्शन है गोवा कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गल्फ ऑफ खंबात एंड केरला कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ ऑफ खंबात। इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। ये गल्फ ऑफ कैम्बे जो है गुजरात में है, जहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम जो आइडियल कंडीशन है टाइडल एनर्जी के लिए, मैक्सिमम कैपेसिटी के जो टाइडल एनर्जी है वो गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में आपको देखने को मिल जाएगा और आइडियल कंडीशन है जहाँ से आपको एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में ओलंपिक मोटो में एक नया शब्द जोड़ा गया, वह मोटो शब्द है। ऑप्शन है यूनाइटेडली, एज वन, इन यूनिसन, कम्युनिटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कम्युनिटर। ये लैटिन का शब्द है, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है टुगेदर, जिसका मतलब होता है साथ में। वैसे तो सभी लगभग एक ही जो है सिनोनिम्स लग रहे हैं, मगर जो लैटिन का शब्द जोड़ा गया है कम्युनिटर वो करेक्ट आंसर होगा और पीएससी ने भी इसको कंसिडर किया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने उभयलिंगी को किस वर्ष अलग पहचान देते हुए आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट गिव सेपरेट आइडेंटिटी टू ट्रांसजेंडर एंड डायरेक्ट देम टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। तो ऑप्शन है 2010, 2012, 2014, 2016। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को राइट दिए थे कि वो अपने तरीके से जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आईओटी सिस्टम में सेंसर की प्राथमिक भूमिका क्या है। आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो उसमें जो सेंसर की है भूमिका बतानी है। प्राइमरी रोल ऑफ सेंसर इन एन आईओटी सिस्टम। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भौतिक क्रियाओं में परिवर्तित करना, डेटा को स्टोर और प्रोसेस करना, भौतिक वातावरण से डेटा को मापना और एकत्रित करना, इंटरनेट पर वायरलेस तरीके से डेटा संचारित करना। इंग्लिश में ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल एक्शन, टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, टू मेजर एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट और टू ट्रांसमिट डाटा वायरलेसली ओवर द इंटरनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेजर एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट। जो भी सेंसर होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको मेज़र करते हैं, उसके बाद वो अपना प्रोसेस चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजीत गुहा इतिहास लेखन के किस स्कूल के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है मार्क्सवाद, सब अल्टरनेटिववाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सब अल्टरनेटिज्म। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के संघीय बजट 2025-26 में व्यय के प्रमुख मदों में से निम्नलिखित में से कौन सा मद सबसे अधिक है। इंडियस यूनियन बजट 2025-26, विच आइटम रैंक्स हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन है स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि एवं संबंध क्रियाकलाप, ग्रामीण विकास, हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 2025-26, यानी ये पिछले वर्ष का पूछ रहा है कि पिछले वर्ष किस मद में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है, जो बजट है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा किस सेक्टर को दिया गया है। तो वो किसी भी वर्ष हो वो डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो बजट दिया जाता है। उसके बाद दिया गया था
रूरल डेवलपमेंट को, उसके बाद दिया गया था एग्रीकल्चर को, और फिर लास्ट में दिया गया था हेल्थ को। तो इस तरह आप जब भी ये क्वेश्चन आए कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे किया गया है, तो आप डिफेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणाली के अवशिष्ट रूप को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज रिप्रेजेंट ए रेसिडुअल ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन सिस्टम? ऑप्शन है विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी, शिवालिक पहाड़ियाँ। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, शिवालिक हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अरावली रेंज। अरावली रेंज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जहाँ पास वर्ल्ड के अगर ओल्डेस्ट माउंटेन की बात होगी तो अरावली ही इसका सही आंसर होगा, और अगर जो यंगेस्ट माउंटेन की बात होगी तो यंगेस्ट माउंटेन है हिमालय। किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? इन विच ईयर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? ऑप्शन है 2020, 2021, 2022, 2023। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2021। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, M2M और IoT के बीच संबंध बताना है। ऑप्शन है IoT M2M का एक भाग है, M2M IoT का एक भाग है, दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं, दोनों एक ही हैं। IoT इज ए पार्ट ऑफ M2M, M2M इज ए पार्ट ऑफ IoT, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट, बोथ आर सेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा M2M इज ए पार्ट ऑफ IoT। M2M क्या है? M2M है मशीन टू मशीन। जो भी कम्युनिकेशन होते हैं मशीन टू मशीन, वो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग के भाग होते हैं। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करना या फिर कोई भी डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना, वो IoT होता है। जहाँ पास अगर दो मशीन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो IoT के पार्ट हैं। मुगल उत्तर काल में भारत में यादव वंश की शाखा कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन है पंजाब से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, पंजाब से काबुल कांधार, गुजरात से दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से काबुल कंधार। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट है कि यादव वंश की जो शाखा है 13वीं शताब्दी तक ये अपने जो है डिक्लाइन पे आ गए थे। पर यहाँ पर बताया गया है कि मुगलोत्तर काल में भारत मीन्स मुगलोत्तर काल की बात हो रही है 16 to 17 सेंचुरी, जहाँ पर मुग़ल पीरियड अपने डिक्लाइन पे आ गया था। तब मुग़लों के डिक्लाइन के बाद जो है ब्रिटिशों का आगमन हो चुका था, और ब्रिटिश जो है अपने एक्सटेंशन या फिर जो ब्रिटिश जो है भारत पे कब्जा करना शुरू कर चुकी थी। तब यादव वंश कहीं पास भी नहीं था। बट ये क्वेश्चन में दिया गया है और PSC ने अभी मॉडल आंसर में इसका आंसर सी लिया हुआ है। देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। पर्यावरण को सीमित वहन क्षमता वाला क्यों कहा जाता है? यह प्रत्येक संसाधन को अनंत रूप से पुनः उत्पन्न कर सकता है। यह केवल एक सीमा तक ही संसाधनों का उपयोग सह सकता है और अपशिष्ट को अवशोषित कर सकता है। अपशिष्ट को अवशोषित करने की क्षमता मानव क्रियाओं से अप्रभावित रहती है। यह सभी संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित नहीं कर सकता है। Why is the environment described as having limited carrying capacity? It can regenerate every resource infinitely. It can sustain resource use and absorb waste only up to a certain threshold. The capacity to absorb waste remains unaffected by human activities. It cannot ensure the equal distribution of all resources. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह केवल एक सीमा तक ही संसाधनों का उपयोग सह सकता है और अपशिष्टों को अवशोषित कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरह के जो रिसोर्स हैं वो एक लिमिटेड मात्रा में ही जो है पृथ्वी से निकाला जा सकता है और उसके बाद वो
जो एक टाइम आएगा कि ये सारे जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सेम जैसे बहुत सारे जो वेस्ट हैं एक लिमिट तक ही धरती में जो है उसको डंप किया जा सकता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डंप करने से पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्टेन रिसोर्स यूज एंड अब्जॉर्ब वेस्ट ओनली अप टू ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015, 1 फरवरी 2015 और 15 फरवरी 2015। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं एक्स ऑफिशियो पीएम ही होते हैं। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं अशोक कुमार लहरी और इसके जो सीईओ हैं सीईओ वो हैं अनुराग जैन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा नहीं माना जाता? नॉट कंसिडर्ड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, महादेव पहाड़ियाँ, पटकाई बूम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव हिल्स। नागा और कोहिमा हिल्स ये नागालैंड में हैं और पटकाई हिल्स जो है अरुणाचल प्रदेश में है। प्रणामी पंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? द प्रणामी सेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्ट? ए वैष्णव, बी शैव, सी शाक्त, डी सिख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवाइट्स। प्रणामी संप्रदाय जो है शैव धर्म से संबंधित है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस एक नई श्रेणी की शुरुआत की है? FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड विच कैटेगरी? ए दवाई, बी पोषण आहार, सी आयुर्वेद आहार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मेडिसिन, न्यूट्रिशनल फूड, आयुर्वेद आहार, डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुर्वेद आहार। भारत में संघवाद के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः एक संघीय राजनीति व्यवस्था निम्नलिखित मानदंडों द्वारा निर्धारित होती है: द्वैत शासन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरलिज्म इन इंडिया। जनरली ए फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया? डुअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, 1 2 3 4, केवल 1 2 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। फेडरलिज्म के जो क्राइटेरिया हैं वो चारों हैं: डुअल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है डुअल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। फेडरलिज्म का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सही है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। और रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। इस तरह ये चारों स्टेटमेंट जो चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970, 81, 82, 2000। नाबार्ड नेशनल बैंक एंड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की पुणे में स्थापना कब हुई? व्हेन वाज भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे एस्टेब्लिश्ड? 1917, 18, 19, 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1917। एक आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? प्रतिनिधि चुनने के लिए आवधिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अपनी पसंद के राजनीतिक दल बनाने और उसमें शामिल होने की स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन है 1 2 3 4, केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4। A modern representative democracy implies which of the following? Periodic, free and fair election to choose representative, freedom to form and join political parties of one's choice, universal adult suffrage and independent judiciary। तो ऑप्शंस को देखेंगे। रेगुलर और फेयर
इलेक्शंस ये कंपलसरी है। फ्रीडम टू फॉर्म जॉइन पॉलिटिक्स ये भी सही है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ये भी सही है। और इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, इस तरह देखेंगे कि चारों ऑप्शन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। प्रोटीन बनाने के लिए पौधों को आवश्यक खनिज है। द मिनरल नीडेड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन, ऑप्शन है नाइट्रोजन, आयोडीन, नियॉन, कैल्शियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पर जोर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है। ऑप्शन है साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, झेलम नदी का उद्गम शेष नाग हिमनद है, महानदी धमतरी जिले से निकलकर एक डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र गोदावरी के प्रवाह क्षेत्र से अधिक है। साबरमती ओरिजिनेट्स इन राजस्थान, झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम शेषनाग ग्लेशियर, महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम धमतरी डिस्ट्रिक्ट, it form delta and fall in the Bay of Bengal. The catchment area of Krishna river is greater than that of Godavari. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। यहाँ पास आपको बताना है जो क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पास ऑप्शन डी में बोला गया है कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र गोदावरी के प्रवाह क्षेत्र से अधिक है। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। गोदावरी का ड्रेनेज सिस्टम जो है कृष्णा के ड्रेनेज सिस्टम से ज़्यादा है, यानी जो गोदावरी रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो ज़्यादा एरिया कवर करती है कृष्णा नदी के मुकाबले। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो जो साबरमती का ओरिजिनेशन है वो राजस्थान में ही है, राजस्थान होते हुए गुजरात में भी वो फ्लो करती है। वहीं आप झेलम नदी का देखेंगे, झेलम नदी का ओरिजिनेशन शेषनाग हिमनद यानी शेषनाग ग्लेशियर है, और महानदी जो है धमतरी जिले से ओरिजिनेट करती है और उसके बाद डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। किस मुगल शासक ने कोचक तिब्बत पर विजय के लिए सेना भेजी? विच मुगल रूलर सेंट मिलिट्री टू विन कोचक तिब्बत, छोटा तिब्बत? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने अपनी मिलिट्री भेजी थी छोटा तिब्बत पर विजय पाने के लिए। अभी मॉडल आंसर में CGPSC ने यही आंसर कंसीडर किया है। देखते हैं फाइनल आंसर में क्या आता है। बीमा, पर्यटन और बैंकिंग सेवाओं जैसे अदृश्य वस्तुएं किस खाते में वर्गीकृत की जाती है? इनविजुअल आइटम्स लाइक इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड बैंकिंग सर्विस आर क्लासिफाइड अंडर विच अकाउंट? व्यापार खाता, रिजर्व संपत्ति खाता, पूंजी खाता, चालू खाता। ट्रेड अकाउंट, रिजर्व एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेंट अकाउंट। इंश्योरेंस, टूरिज्म, बैंकिंग सर्विस ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और ये जो है करेंट अकाउंट में इनको रखा गया है। किसकी सक्रियता बढ़ने से कील मुहासे हो जाते हैं? पिंपल्स एंड एक्ने आर फॉर्म बाय ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ, ऑप्शन है अधिविक ग्रंथियाँ, वसामय ग्रंथियाँ, थायराइड ग्रंथि, पसीने की ग्रंथियाँ, एड्रेनल ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। आई थिंक यहाँ पास कुछ ऑप्शन मिसिंग है जहाँ पास आपको ये सिलेक्ट करने रहते थे ए बी, ए सी, बी डी या बी सी से। तो यहाँ पास दो ग्लैंड्स हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स। तो इनमें देखेंगे सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड, इनकी एक्टिविटी बढ़ने से जो है आपको कील और मुहासे देखने को मिलते हैं। यानी ऑप्शन बी और डी यहाँ पर हमारे ऑप्शन मिस हो गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी और डी, सेबेसियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के बढ़ने से पिंपल्स हो जाते हैं। संसद विभिन्न और विरोधी हितों के राजदूतों का सम्मेलन नहीं है जिनके हितों को प्रत्येक को एक एजेंट और अधिवक्ता के रूप में बनाए रखना चाहिए और अन्य एजेंट और अधिवक्ताओं के खिलाफ वकालत करनी चाहिए, बल्कि संसद एक राष्ट्र की एक विचार विमर्श करने वाली सभा है जिसका एक हित है और समग्रता का हित है, जहां स्थानीय उद्देश्यों, स्थानीय पूर्व आग्रहों के नहीं बल्कि सामान्य भलाई का मार्गदर्शन होना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? पार्लियामेंट इज नॉट ए कांग्रेस ऑफ एम्बेसडर फ्रॉम डिफरेंट एंड हॉस्टाइल इंटरेस्ट
विच इंटरेस्ट ईच मस्ट मेंटेन एज एन एजेंट एंड एडवोकेट अगेंस्ट अनदर एजेंट एंड एडवोकेट, बट Parliament is a deliberative assembly of one nation with one interest, that the whole were not the local purpose, not local prejudices or to guide, but the general good. The above statement is given by whom? ऑप्शन है एडमंड बर्क, कार्ल जे फेडरिक, ग्रेवनाइल ऑस्टिन, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमंड बर्क द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशात्मक, यूनिडायरेक्शनल, त्रिदिशात्मक, टेट्रा डायरेक्शनल। इन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज बाईडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ट्राई डायरेक्शनल, टेट्रा डायरेक्शनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी जो फ्लो होती है एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट सह्याद्री, विंध्याचल, पूर्वी घाट। इन विच माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज पालघाट गैप लोकेटेड? ऑप्शन है अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, विंध्याचल, ईस्टर्न घाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट सह्याद्री। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? व्हाट काज विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, झंझावात या आंधी तूफान से। ट्रॉपिकल साइक्लोन, रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, थंडर स्टॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। भारत में जो सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है उसको किसके द्वारा किया जाता है? तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा जो है सर्दी के मौसम में बारिश होती है, जो उत्तर पश्चिमी भाग में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं निम्नलिखित में से किसमें वर्णित की जा सकती है? ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैन बी डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राथमिक वस्तुओं का आय और विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, प्राथमिक उत्पादों का निर्यात और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का आयात, एशिया और यूरोप के साथ संतुलित दो तरफा व्यापार, पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात और कच्चे माल का आयात, इंपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, बैलेंस्ड टू वे ट्रेड विथ एशिया एंड यूरोप, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड। जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड थे वो भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और भारत को एक मार्केट की तरह देखते थे, जहां वो अपने फिनिश्ड जो गुड्स हैं उनको बेचने के लिए भेजते थे। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल बोरिया कॉटन मिल कंपनी कब और कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन है 1818 कलकत्ता, 1820 पौंडीचेरी, 1821 मद्रास, 1822 बम्बई। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल बोरिया कॉटन मिल इस्टेब्लिश इन इंडिया? सही आंसर होगा ए 1818 कलकत्ता। पेनिसिलिन नामक पहला एंटीबायोटिक कहाँ से निकाला गया था? द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक शैवाल से, एक कवक से, एक जीवाणु से, एक प्रोटोजोआ से। एन एल्गा, फंगस, ए बैक्टीरियम, ए प्रोटोजोवन। तो पहला जो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो एक बैक्टीरियम से निकाला गया था। भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में एकीकृत किया है? हाउ मेनी लेबर लॉस डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेट इनटू 4 लेबर कोड्स? ऑप्शन है 2, 3, 4, 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। भारत सरकार ने 29 लेबर कोड को कंसोलिडेट किया है 4 लेबर कोड में। थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्रवाहशील जल का अभाव तथा पवन का प्रभाव रहता है। मरुस्थलीय नदियाँ कुछ दूर बहने के बाद लुप्त हो जाती हैं। थार का मरुस्थल वनस्पति विहीन किंतु बालू से आच्छादित है। थार का अधिकांश भाग शीतल जलवायु क्षेत्र में आता है। ऑप्शन है 1 तथा 4, केवल 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थार डिजर्ट।
इट इज़ लैकिंग रनिंग वाटर एंड अफेक्टेड बाय विंड्स। Desert river disappear after flowing for some distance. Third desert is absent in vegetation but covered by sand. Most part of the third desert lies in cold climate region. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या बोलते हैं। यहाँ पर प्रभावशील जल का अभाव रहता है, लैक ऑफ रनिंग वाटर। थर्ड डिजर्ट में ज़्यादातर आपको जमे हुए पानी ही मिलेंगे, कोई नदी नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर प्रभावशील जल का अभाव रहता है। और अफेक्टेड बाय विंड्स, और वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ ही चलते रहती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है। डिजर्ट रिवर डिसअपियर आफ्टर फ्लोइंग सम डिस्टेंस, वही पहले स्टेटमेंट को ही सपोर्ट कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट। जो भी नदी रहती है थोड़ी दूर बहने के बाद वो लुप्त हो जाती है। अगला स्टेटमेंट बोलता है कि थर्ड डिजर्ट इज एब्सेंट इन वेजिटेशन, थार का मरुस्थल वनस्पति विहीन है। हाँ, थर्ड डिजर्ट में आपको ज़्यादातर जो है फॉरेस्ट एरिया या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर केवल रेत और रेत देखने को मिलेंगे, यानी वो बालू से आच्छादित है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा बोल रहा है मोस्ट पार्ट ऑफ द थर्ड डिजर्ट लाइट इन कोल्ड क्लाइमेट रीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोल्ड क्लाइमेट रीजन आपको लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर आवंटित किए गए थे? प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, प्रत्येक 15 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, प्रत्येक जिले से एक सदस्य। On what basis were the members of Constituent Assembly allocated? 1 member for every 5 lakh population, 1 member for every 10 lakh population, 1 member for every 15 lakh population, 1 member from each district। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 member from every 10 lakh population, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। इस तरह पीएससी द्वारा मॉडल आंसर जारी किए गए थे और उसी आंसर के आधार पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखते हैं फाइनल आंसर में क्या बदलाव लाता है। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितने सही निकले हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।